नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आपका सांख्यिकी की इस क्लास में। अब हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे सांख्यिकी के अनुप्रयोगों की। कुछ अनुप्रयोगों की हमने चर्चा करी, इसके बाद जो शेष हैं उनकी अब हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। अगला जो बिंदु है वो है आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी के अनुप्रयोग। तो आर्थिक नियोजन किसी भी राज्य अथवा राष्ट्र को अपने आर्थिक विकास के लिए एक प्लानिंग या ड्राफ्ट तैयार करना होता है, और उस प्लानिंग या ड्राफ्ट के लिए पहले हमें उपलब्ध संसाधनों की व्यापक जानकारी चाहिए होती है, और उस जानकारी के आधार पर हम भविष्य के विकास की योजनाएं बनाते हैं और उनको क्रियान्वित करते हैं। तो उस संपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत सांख्यिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्रभावी नियोजन के लिए अधिकारियों को अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है, और ये जो जानकारी होती है डेटा की, वो भविष्य के लिए कुशलता से योजना बनाने में उनको सक्षम बनाती है। और सांख्यिकी डेटा प्रदान तो करती है, साथ साथ उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो आवश्यक टूल्स और टेक्निक्स है या उपकरण हैं वो भी हमें प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से आर्थिक नियोजन के अंदर ये जो है स्टैटिस्टिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा जो आंकड़े होते हैं वो निश्चित संक्षेपित आंकड़े हमें जो प्रदान करते हैं, जैसे कि इंडेक्स नंबर्स हैं जिनको हम सूचकांक कहते हैं, टाइम सीरीज जो एनालिसिस होता है, समय श्रृंखला विश्लेषण, और फोरकास्टिंग की जो टेक्निक्स हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं वो हमें प्लानिंग में मदद करती हैं। आर्थिक नियोजन में डेटा के विश्लेषण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा सांख्यिकीय तकनीक जो मॉडल योजना के जो मॉडल हैं उनको तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में जो है पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास करने का शुरुआत भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्रता पश्चात की गई, और इन पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने में बड़े पैमाने पर सांख्यिकीय उपकरणों का अर्थात स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स हैं वो राष्ट्रीय आयोजना या प्लानिंग में, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में, उनके क्रियान्वयन में, और उनकी द्वारा जो आउटपुट निकला है, जो रिजल्ट या परिणाम निकला है, वो किस हद तक सफल हुई हैं, उनका भी जानकारी हमें स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से मिलती है। इसके पश्चात नेक्स्ट बिंदु है राष्ट्रीय आय और घटकों का मापन। तो स्टैटिस्टिक्स जो है विभिन्न राष्ट्रीय आय घटकों और उनके संकलन का अध्ययन आसान करती है, उसको संभव बनाती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय हो या उसके घटक हों तो उनका जो हम कलेक्शन करते हैं वो आंकड़ों के रूप में होता है, और इन आंकड़ों का सही ढंग से कलेक्शन हो, उनमें जो संख्याएं हैं वो सही तरीके की कलेक्शन में हो। इसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स मेथडोलॉजी देती है, हमें उनका तौर और तरीका बताती है कि किस तरीके से आंकड़े एकत्रित किए जाने चाहिए, किस तरीके से इनको टेबुलेशन होना चाहिए, किस तरीके से इनकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए। तो आय है, निवेश है, बचत है, व्यय है आदि पर जानकारी एकत्रित करना सांख्यिकी की वजह से ही संभव हुआ है, और उनके बीच जो आपसी संबंध है, जो थ्योरी हमें संबंध बताती है, उनका व्यावहारिकता में संबंध मिलता भी है या नहीं मिलता है, इसकी भी जानकारी हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स के माध्यम से ज्ञात हो जाती है। अब नेक्स्ट बिंदु आता है व्यापार प्रबंधन और उद्योग में स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग। तो आज व्यवसाय प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया हो गई है, और उस जटिलता के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा हो गया है, और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो भी एडवांस और बदलती रहती है। इसके अलावा जो उत्पादन की मात्रा है वो भी बहुत बड़ी है। तो आजकल के जो उद्योग धंधे हैं या व्यापार है, उसका जो आकार है या उसका जो कहते हैं स्केल या पैमाना है वो बहुत बड़ा, और उसके कारण से उसमें अधिक संख्या में श्रमिक भी लगे हुए हैं, साथ ही साथ उनमें बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश भी किया जाता है, और फर्मों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए उनमें कंपटीशन का स्तर भी बढ़ गया है। इसके साथ ही नियोजन है, आयोजन है,
और नियंत्रण और संचार करते समय प्रबंधन कार्रवाइयों के कई विकल्प का सामना भी करता है। परीक्षण और त्रुटि निर्णय लेने की एक अच्छा तरीका नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो व्यवसाय हैं उनका आकार बड़ा होता जा रहा है, उनमें निवेश की मात्रा भी बढ़ गई है, श्रमिकों की संख्या भी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। इसके अलावा जो उनका कंट्रोलिंग है, कम्युनिकेशन है और जो प्लानिंग है और उनका जो ऑपरेशन है उसके अलग अलग मेथड्स और तरीके हैं। तो ऐसे कई विकल्पों के अंतर्गत आपको बेस्ट चुनना है जिसमें लागत कम से कम हो और उपयोगिता या उत्पादकता अधिकतम हो। तो ऐसी स्थिति में आप बार बार चेक करें कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है। वो एक सही निर्णय नहीं है जिसको हम कहते हैं कि ट्रायल मेथड होता है, तो वो मेथड अच्छा नहीं माना जाता। तो उसका विकल्प क्या होगा? स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स जो हमें बताती हैं कि अलग अलग कंपनियों द्वारा कौन कौन सी मेथडोलॉजी अपनाई गई और कौन सी मेथडोलॉजी सही रही और कौन सी में नुकसानदायक रहा। तो उसी के एनालिसिस के आधार पे हम सही डिसीजन ले सकते हैं। हमें खुद को उसके लिए ट्रायल करने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करती है? इसके लिए डेटा भी अवेलेबल होता है और प्रोबेबिलिटी के आधार पे, एक्सपेक्टेशंस के आधार पे, सैम्पलिंग के आधार पे, सिग्निफिकेंस टेस्टिंग और अनुमान सिद्धांत है, एक्सपेक्टेशन थ्योरी या एस्टिमेशन थ्योरी है, पूर्वानुमान है, फोरकास्टिंग है। ये पावरफुल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती है जिनकी उपयोग करते हुए हम इन जो बिजनेस और ट्रेड से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं उनको हम लेते हैं, तो हमारे फैसले ज़्यादा सही और सटीक होते हैं। और सांख्यिकी की परिभाषा देते हुए चाओ ने कहा है कि सांख्यिकी जो है संख्यात्मक डेटा और गणना किए गए जोखिमों के आधार पर अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेने की विधि है। तो यहाँ फिर इस बात पर जोर दिया गया है कि सांख्यिकी की सहायता से अनिश्चितता की स्थिति में अगर हमारे पास डेटा है और जो रिस्क है उसका कैलकुलेशन किया जा सकता है तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इसलिए आंकड़े जो होते हैं व्यवसायों की जानकारी प्रदान करते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करते हैं। इसके अलावा उद्योग में सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में भी मदद करती है। तो ये भी है कि क्वालिटी कंट्रोल में भी आजकल स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। तो समाज विज्ञान विशेष रूप से समाजशास्त्र में सांख्यिकी का उपयोग जनसांख्यिकी के क्षेत्र में मृत्यु दर, प्रजनन क्षमता, विवाह, जनसंख्या, विकास का अध्ययन करने के लिए किया जा रहा है। तो इसी तरीके से मनोविज्ञान में भी और शिक्षा में भी बुद्धिमत्ता सूचकांक या IQ जो इंडेक्स होता है उसका उपयोग भी उसका कैलकुलेशन में भी सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र हो, ज्योग्राफी हो और दूसरे जो समाज विज्ञान के विषय हैं उन सब में भी राजनीति विज्ञान है। इस तरीके के जो विषय हैं इनमें सब में सांख्यिकी का व्यापक प्रयोग होता है। इसके अलावा जो नेचुरल साइंसेज हैं जैसे कि फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और मैथमेटिक्स है, इन सब में व्यापक पैमाने पर आंकड़ों के आधार पर ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो इनमें तो निर्विरोध रूप से जो है सांख्यिकी का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। वहाँ जो कोई भी थ्योरी या सिद्धांत नया निकल के आता है तो उसका वैलिडेशन या उसकी वैधता की जांच के लिए निश्चित रूप से सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान और चिकित्सा की। जो बायोलॉजी है उसको हम अलग वर्ग में भी लेके देख सकते हैं। तो जीव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में बीमारियों के कारणों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जाने में, प्रस्तुत करने में और विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय उपकरणों का नियमित उपयोग होता है। तो इसमें कौन कौन से आंकड़े होते हैं? जैसे कि रोगियों की सांख्यिकीय नाड़ी दर है, शरीर का तापमान है और रक्तचाप या ब्लड प्रेशर है आदि। जो ये उनके डेटा होते हैं वो बीमारी को पहचानने में चिकित्सक की मदद करते हैं। इसी तरीके से कुछ आंकड़े जो होते हैं उनके आधार पे बीमारियों को कंट्रोल करने में या ठीक करने के लिए दवाओं या इंजेक्शनों की निर्माण में भी उनका जो प्रभावशीलता है उसका परीक्षण करने में भी स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जो भी कोई मेडिकल टेस्ट होता है या नई दवाई जो मार्केट में आती है उससे पहले उस पर कई स्तर पर परीक्षण होते हैं और उन परीक्षणों का जो है वैलिडिटी चेक की जाती है कि भाई वो वाकई में कामगर है कि नहीं है
यह किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। तो वो सब किस आधार पे, सांख्यिकीय आंकड़ों पे, जिन रोगियों पर परीक्षण किया गया है उनसे जो हमारे को आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उनका स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग टूल्स के माध्यम से वैलिडेशन किया जाता है और उसी के बाद में उनको दवाओं को जारी करने की अनुमति या उपयोग करने की अनुमति जारी की जाती है। इसके बाद आता है अनुसंधान। तो सांख्यिकी जो है ज्ञान के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान के संचालन के लिए और मानव जाति के लिए ज्ञान के नए विस्तार का उद्घाटन करने में मदद कर रही है। तो अनुसंधान में तो निश्चित तौर से आजकल जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान माना गया है, साहित्य को छोड़ करके किसी भी क्षेत्र हो, वहाँ पे आंकड़ों के बिना अगर कोई अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो उस रिसर्च को वैलिडिटी नहीं दी जाती है। प्रायः आंकड़ों पर आधारित रिसर्च होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित रिसर्च होना चाहिए, फैक्ट्स पर आधारित रिसर्च होना चाहिए। उसी रिसर्च को जो है सही माना जाता है और उसको जन सामान्य द्वारा या जो विद्वान वर्ग है उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है। अन्य विषयों में जैसे कि कंप्यूटर साइंस है या प्योर साइंस है, जिनका मैंने पहले नाम लिया, भौतिकी, रसायन, भूगोल, खगोल शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, मेडिकल साइंस, भूगर्भ विज्ञान, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान आदि में आजकल सांख्यिकी का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है और इसे अधिक सत्यता वाली भविष्यवाणियाँ किया जाना संभव हुआ है। जैसे कि आजकल मौसम विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान के माध्यम से पहले से ही हमें पता लग जाता है कि कब बारिश होने वाली है, बारिश की हवा की गति क्या होगी, तूफान आने वाला है कि नहीं आने वाला है, सुनामी आने की संभावना है क्या। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले ही लग जाती है पता। उसका क्या है आधार, स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स होता है जिनसे मौसम के संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण कंप्यूटर द्वारा किया जाता है और वो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं या जो यान भेजे जाते हैं, मंगलयान जैसे भेजा गया भारत द्वारा, तो वो सारी गणनाएं पहले ही की जाती हैं कि वो उसको वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, उसकी क्या गति होगी और उसमें कितना फ्यूल हमें भरना पड़ेगा। तो ये सारी जानकारियाँ स्टैटिस्टिक्स के प्रयोग के आधार पर ही सफल हो पाती हैं, अन्यथा वहाँ पे यान या उपग्रह को भेजना संभव नहीं है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकी के ये बहुत से महत्व किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यह अनुप्रयोग वाला सेक्शन हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।